वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे आरएस प्री एग्जाम 2023 के विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल के जितने भी 2003 से 2021 तक पूछे गए क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जरूर देखें, क्योंकि 1 अक्टूबर को आरएस प्री का एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज इसका हमारा पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, राजस्थान भूगोल का। उसके बाद दूसरा पार्ट, 2 पार्टों में हम राजस्थान के भूगोल को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी यानी ओल्ड क्वेश्चन द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो 2011 से 2023 तक और आगामी जो भी एग्जाम होंगे हम इसमें डालते जाएंगे। इसमें टॉपिक आपको सभी मिलेंगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और 100 रुपये इसकी प्राइस है, और प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमने इस प्रकार डाला हुआ, देखिए, सेकंड ग्रेड का एग्जाम 2011 से 2023 तक, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इसी में हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे डाले हुए हैं। कला संस्कृति की ईआरओ एग्जाम 2023 में पूछे गए थे, वो डाल दिए हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन डाल दिए हैं। आरएएस एग्जाम 2003 से 2021 तक, यानी इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमने सारे टेस्ट डाल दिए हैं। इससे पहले कला संस्कृति के 2 टेस्ट थे, अब ये भूगोल के 3 टेस्ट इसमें डाल दिए जाएंगे। तो 5 टेस्ट इसमें आरएस के हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया के इसके अंदर ही डालेंगे। तो ये फोल्डर हमने बना दिया, इसके अंदर ही हम टेस्ट क्या है डालते जाएंगे। तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने के लिए। पहला प्रश्न देखिए हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसने पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है हमें। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम की बात करें तो पहले आएगा बूंदी, उसके बाद देखेंगे हम अजमेर आएगा, उसके बाद नागौर, और उसके बाद उदयपुर। ठीक है, तो आरपीएससी ने इसका आंसर ये माना है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पहला बूंदी, उसके बाद इसने अजमेर, उसके बाद डी नागौर को, फिर बी। तो ए सी बी डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? आरएस 2018 के अंदर आया कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। तो राजस्थान में 10.4% जो है भारत के कुल क्षेत्र का भाग है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आपको पता है, जिसमें से विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कितना है? 2.4%। 2.4%, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है राजस्थान जिला राज्य बन चुका है। अगला है, जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह है, 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह है हमारा जैसलमेर जिला। यहाँ से क्या है, 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर से 78 डिग्री जो है रेखा गुजरती है। जोधपुर और सिरोही के अंदर कौन सी है? 73 डिग्री। आपको ये सब याद रखनी है, जोधपुर और इसके साथ आ जाएगा सिरोही, ये है 73 डिग्री। जो नागौर है, और अपना गंगानगर है, राजसमंद है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, और नागौर, यहाँ से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है डिग्री देशांतर गुजरती है। ये सारी मैंने आपको डिटेल बता दी है। अगला है कि उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, आरएस 2010 में दिया गया था। उत्तर से दक्षिण विस्तार किसका है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो है घोड़े के नाल के समान है, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि चित्तौड़गढ़ और अजमेर भौगोलिक दृष्टि से क्या है, 2 भागों में बंटे हुए हैं। एक अजमेर है और एक चित्तौड़गढ़। ये क्या है, भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बंटे हुए हैं। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है, छप्पन बेसिन की बात करें तो ये है बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले में छप्पन बेसिन का मैदान है। ठीक है, बात करें तो बांसवाड़ा, इसमें आ जाएगा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच जो माही बेसिन का 56 ग्राम समूहों का नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? छप्पन बेसिन कहा जाता है। इसका प्रवाह जो है छप्पन बेसिन का अरब सागर की ओर है। कौन सा जोड़ा गलत है? आरएस 2007 में पूछा गया था। घग्गर को नाली कहते हैं। सेवण घास सेवण घास आपको पता है कहाँ पे है? तो सेवण घास अलवर में। और बात करें संगमरमर नागौर, और मलबा बाढ़ बाड़मेर में।
तो इसमें गलत कथन बताना, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा सेवण घास अलवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है सेवण घास जो है कहाँ पे पाई जाती है? सेवण घास जैसलमेर। सेवण घास जैसलमेर का जो है लाठी श्री श्रृंखला जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, वहां पे एक पौष्टिक घास उगती है उस पे, तो वहां पे कौन सी होती है? सेवण घास उगती है। ये भी आपको याद रखना है। घग्गर नदी की बात करें तो अंतःप्रवाही नदी है, और इसका क्षेत्रफल जो है अपवाह क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इस स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है। संगमरमर की बात करें तो नागौर मकराना के अंदर आपको पता है कि सफेद संगमरमर जो है नागौर के अंदर है संगमरमर मंडी। और बात करें तो इसको क्या है, जीआई टैग भी सूची शामिल किया गया, इस मकराना को याद रखना है, जीआई टैग के अंदर भी शामिल किया गया है। और बात करें मलबा बाढ़, बाड़मेर, ये क्या है? 2006 में आपको पता है बाड़मेर में क्या हुई? पहली बार कवास और मलबा गांव में बाढ़ की हालात हुई थी, इस कारण इसके मलबा बाढ़ बाढ़ हुई। अगला है राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान राज्य का लगभग क्षेत्र है 3.4 लाख वर्ग किमी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ ले इसमें वर्ग मील में क्या हो जाएगा? 1,32,139 वर्ग मील जो है राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कुल क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान? देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? बिल्कुल क्या है? निकट है, तो इसमें आंसर हो जाएगा गंगानगर। और दूर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर जिला मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर है पाकिस्तान से, और गंगानगर जो है नजदीक है। हम बात करें तो 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है। इतनी 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है। ठीक है, और कुल सीमा कितनी लगती है राजस्थान की? कुल सीमा 5920। ठीक है, 5920। तो अंतरराज्य की बात करें तो 4850, इसमें 1070 जोड़ेंगे तो 5920 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। और जैसलमेर की 464 किलोमीटर। वहीं बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। ठीक है, 168 किलोमीटर। और हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ की नहीं लगती है, बाड़मेर की लगती है। इसका आंसर आपको मैंने बता दिया है। अगला है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो है शहर की बात करेंगे तो जोधपुर है। कौन सा? जोधपुर। और पहला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में शहर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से इसी जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी कहते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जयपुर हो जाएगा पहला। पहला कौन सा हो जाएगा? जयपुर। जैसलमेर नहीं, क्षेत्रफल में जैसलमेर है, लेकिन शहर की बात आ जाएगी तो जयपुर हो जाएगा। 2 नंबर पर शहर आ जाएगा जोधपुर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन सा है? थार मरुस्थल का भाग कौन सा है इनमें से? ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए गोडवाड़ प्रदेश आ जाता है, लूणीवाला क्षेत्र, शेखावटी आ जाता है, सीकरवाला क्षेत्र, और घग्गर का मैदान आता है। लेकिन बनास का मैदान जो है थार मरुस्थल के अंदर नहीं आता है। बनास की बात करें तो कुंभलगढ़ के दक्षिणी की और गुंगुंदा के पठार से प्रभावित होती हुई बनास नदी की बात करें, नाथद्वारा राजसमंद के रेलमगरा पार करके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले में होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है बनास नदी, ये आपको याद रखना, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग है? मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो इसमें जोधपुर है, बीकानेर है, और जैसलमेर है। बाड़मेर जो है मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मरु त्रिकोण है इसे जापान की JBIC संस्था के सहयोग से विकसित किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुआ है? वह है जो पश्चिमी मरुस्थल है हमारा, वो घेरे हुआ है 60 से अधिक प्रतिशत से अधिक, यानी 61% अधिक जो है क्षेत्र को क्या हुआ है? ये पश्चिमी मरुस्थल घेरे हुआ है।
जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए मरुस्थल की बात करें, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मरुस्थल। उसके बाद अरावली, उसके बाद बात करेंगे हम मैदान, उसके बाद बात करेंगे हम हाड़ौती। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाड़ौती। अब देखिए मरुस्थल है, मरुस्थल में क्षेत्रफल की बात करें तो 61% पर क्या है, क्षेत्रफल है। 61% पर क्या है, क्षेत्रफल है। वही बात करें हम अरावली की, इसमें जनसंख्या कितनी है, 40% जनसंख्या है। अरावली की बात करें तो क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, 9% है, और 10% पर जनसंख्या रहती है, ये याद रखना है। मैदान की बात करें तो 23% भाग पर क्या है, क्षेत्रफल है, और 39% पर क्या है, यहाँ पे जनसंख्या है। वही बात की हाड़ौती में तो 7% पर क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, और 11 पर क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ की यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मरुस्थल के अंदर कितने जिले आते हैं, 12। और वही बात करें अरावली के अंदर कितने जिले आएंगे, यानी 7, यानी 13 मुख्यतः होते हैं और 7। ठीक है, वही बात करें 13 जिले इसके अंदर आ जाएंगे, और मैदान में 15 जिले, और हाड़ौती के अंदर 7 जिले। ठीक है, ये आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मरुस्थल की मिट्टी किस प्रकार की आ जाएगी, बुलई मिट्टी आ जाएगी। अरावली के अंदर किस प्रकार की पर्वतीय मिट्टी आ जाएगी, मैदान मैदान की जलोढ़ मिट्टी, हाड़ौती के अंदर काली मिट्टी आ जाएगी। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे शुष्क व अर्ध शुष्क, अरावली में आपको पता है कौन सी, उपाद्र जलवायु, मैदान में आर्द्र जलवायु, हाड़ौती में अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है लाठी श्रृंखला क्या है, आरएस 2007 में पूछा गया था। ये एक बर्फीय जल पट्टी है जहाँ पे वो सेवण घास उगती है ना, उसके ऊपर, ये वही है लाठी श्रृंखला। ठीक है, तो लाठी श्रृंखला राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। पोखरण से लेकर कहाँ तक है, मोहनगढ़ तक फैली हुई है, पोखरण से मोहनगढ़ तक। ये क्या, एक भूगर्भीय जल पट्टी है जहाँ पे मीठी सेवण घास उगती है। ठीक है, मीठी सेवण घास क्या है, उगती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपको पता होगा कि चांदन नलकूप कहाँ पे है, ये पूछा जाता है कि चांदन नलकूप कहाँ पे है। तो चांदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा कहते हैं, जैसलमेर के लाठी सीरीज में चांदन गांव में एक नलकूप है। ठीक है, एक पूछा जाता है बटाडू का कुआं, कौन सा, बटाडू का कुआं, ये भी कहाँ पे है, जैसलमेर में है। ये भी कहाँ पे है, जैसलमेर में है, बटाटू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ठीक है, ये भी, ये है बाड़मेर में, कौन सा, बटाटू का कुआं है बाड़मेर में। ठीक है, ये है बाड़मेर में, और चांदन नलकूप है जैसलमेर में, और पोखरण में ये भूगर्भीय चलती, ये भी कहाँ पे है, जैसलमेर। अगला है राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल कितना भाग रेगिस्तान है। ठीक है, तो कितना तिहाई जो है, 1/2/3 तिहाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 2 तिहाई, यानी 2/3 भाग जो है यहाँ पे जो है क्षेत्रफल का भाग रेगिस्तान है, इसके अंदर 61% जनसंख्या पर, क्षेत्रफल पर। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जिले हैं और पर्वत हैं, जालौर, जयपुर, अलवर और सीकर। हम मिलान करें सीकर से तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, बाद इसके बाद में हम बात करेंगे, कौन सी आ जाएगी, झारोल, ये जो है झारोला, ये है जालोर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये जालोर में है। रघुनाथगढ़ चोटी 1055 मीटर, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ऊंची चोटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे भानगढ़ की चोटी कहाँ पे है, भानगढ़ की चोटी है अलवर में। भानगढ़ कहाँ पे है, अलवर में है, 677 मीटर इसकी ऊंचाई है। सीकर के आगे जयपुर के अंदर बरवाड़ा चोटी, ये कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, 786 मीटर, 786 मीटर बरवाड़ा की ऊंचाई है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम बताना है हमें। अवरोही क्रम क्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 छोटे से बढ़ते हुए क्रम में अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे अवरोही क्रम पूछा है इसमें पर्वत चोटियों में, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा इसमें सबसे ऊंची चोटी,
ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी शेर की बात करें तो शेर 1597 मीटर है। उसके बाद बात करेंगे जरगा 1431 मीटर है। उसके बाद सज्जनगढ़ उदयपुर में है जो 900 जो है 38 मीटर है। और तारागढ़ अजमेर में है जो 873 मीटर है। ये आपको याद रखना है। सबसे हो जाएगा अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। तो इसमें जो हमें बताना था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ से। देखिए तो यहाँ से अवरोही होता है छोटे से बड़ा, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस प्रकार होता है। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी आ गई? शेर, उसके बाद जरगा, फिर उसके बाद सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो शेर चोटी आपको याद रखना है सिरोही के अंदर है 1597 मीटर। जरगा चोटी उदयपुर में 1431 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। तारागढ़ है अजमेर के अंदर कितनी है? 873 मीटर। तो ये सारी आपको चोटियां भी याद रखनी है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, या ये कथन सही है। ठीक है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। ठीक है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। इसमें से कथनों पर विचार करना है। सही कथन कौन कौन से हैं? इसमें हम देखें तो राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा, प्रभावित होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा और डी इसका सही आंसर होगा। ए और डी। ठीक है। अरावली पर्वतमाला आपको पता है अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है यूएसए की। एक तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करें तो इसका प्री कैम्ब्रियन काल से इसका जो है उद्गम होता है, निर्माण होता है। इसकी कुल लंबाई है 692 मीटर। ठीक है। और राजस्थान में लंबाई है इसकी 550 मीटर। ठीक है। ये आप याद रखना है। ऊंचाई इसकी 950 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। अरावली एक वलित है, प्राचीनतम है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ हो जाएगी 1055 किलोमीटर। मध्य अरावली की टोटगढ़ हो जाएगी और दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर हो जाएगी। तीनों याद रखनी है आपको। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है? राजस्थान पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम आ गया ये। तो अवरोही क्रम 10, 9, 8, 7 इस प्रकार। तो सबसे बड़ा हमें देखना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी बात क्रम देखना है हमें। ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अपने खो। खो चोटी है सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे 20। ठीक है। रोजा भाकर कितनी है? रोजा भाकर 730 मीटर है। तारागढ़ मैंने बताया था, तारागढ़ कितनी है? 873। तो इसमें ये मेल नहीं खाता है रोजा भाकर उसके बाद खो। तो खो 920 मीटर, फिर तारागढ़ 873। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रोजा भाकर है 730 मीटर। उसके बाद बेराट चोटी है 430 मीटर। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला देखिए कथन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। सही है। कारण आर, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। इसमें नीचे दिए गए गुणों का उपयोग करते हुए सही का चयन करना है। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए। इसमें क्या पढ़ना है? इसका हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों कथन सही, दोनों सही हैं। एवं आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए अरावली की बात करें तो अरावली की दिशा कहां से कहां तक है? तो अरावली की दिशा है दक्षिण पश्चिम से, यानी साउथ वेस्ट से लेकर, दक्षिण पश्चिम से लेकर कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट तक इसका जो है दिशा है, ये याद रखना है। और जो राजस्थान की नदी प्रणाली को ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदी में विभाजित करती है एक तो। और यह बात करें तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर मरुस्थलीकरण को प्रतिबंधित करती है। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का उच्चतम शिखर है यहाँ पे सज्जनगढ़ उदयपुर में है। एक तो याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद लीलागढ़ कहाँ पे है? लीलागढ़ है उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कुंभलगढ़, आपको पता है राजसमंद के अंदर है। उसके बाद हम बात करेंगे तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। अब हम बात करते हैं इनकी ऊंची चट्टानियों की, चोटियों की। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? सज्जनगढ़ 938 मीटर मैंने बताई थी आपको। ठीक है। 938 मीटर। लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर। ठीक है। उसके बाद
कुंभलगढ़ की आ जाएगी 1224 मीटर। उसके बाद तारागढ़ की आ जाएगी 870 मीटर। अब आपको देखिए इसमें इसने पूछा है कि अरावली का उच्चतम शिखर, तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? आरएस 2018 8 में पूछा गया था। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर का अर्थ क्या होता है? संतों का शिखर, ये भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ अन्य चोटियों की बात कर लेते हैं, जैसे देलवाड़ा। देलवाड़ा चोटी की बात करें, देलवाड़ा चोटी की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम जरगा की। ठीक है, जरगा की बात करेंगे, ये है उदयपुर में 1431 मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम अचलगढ़, सिरोही में जो अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ पे है? 1380 मीटर, ये इतने 1380 मीटर। फिर उसके बाद आ जाता है आबू, आबू की चोटी है 1295 मीटर। ठीक है, उसके बाद कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, ये क्रम है। देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ये सारी याद रखनी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो विंध्यन श्रेणी, जो श्रेणी का भाग है वो है मुकंदरा पर्वत। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये मुकंदरा पर्वत कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे? कोटा और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, जिसमें दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद बात करें डोरा पर्वत की, तो हम तथ्य की बात करते हैं। डोरा पर्वत है जालोर में, डोरा पर्वत है जालोर में। किस पहाड़ी पर है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां आपको पता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा चोटा कौन सा है? डोरा पर्वत है। अलवर पर्वत की बात करें तो अलवर की पहाड़ियों में उत्तरी अरावली का भाग आ जाता है, जिसमें बैराज, बैराज चोटी की बात करें आ जाती है अपने बैराज चोटी। बैराज चोटी की ऊंचाई है 792 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य जो बिलाली आ जाती है, बिलाली की बात करें तो ये सारे याद रखने हैं आपको। बिलाली चोटी की ऊंचाई है 775 मीटर। ठीक है, यहाँ से क्रम पूछा जा सकता है। और भानगढ़ आ गया वापिस। ठीक है, भानगढ़, ये भी अलवर में है, 677 मीटर। गिरवा पर्वत क्या होता है? गिरवा, उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है? विंध्यन जो पठार है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दक्षिण से पूर्व तक है, दक्षिण पूर्व में है इसका विस्तार, ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलती है? तो आपको पता है चंबल बेसिन में मिलते हैं बीहड़। ठीक है, जिसे बेड बेडलैंड स्थलाकृति या बीहड़ चंबल बेसिन भी कहा जाता है। और आपको पता है चंबल बेसिन 11 जिलों में, ठीक है, 11 जिलों के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। चंबल बेसिन 11 जिलों में, चित्तौड़गढ़, ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, झालावाड़ आदि में फैला हुआ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, तो इसमें देखिए CWG, ठीक है, उसके बाद भरतपुर सही है। BWHW बाड़मेर में नहीं है, बीकानेर में है। ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और बात करें BSSW गंगानगर और AW डूंगरपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? तो इसका आंसर देखते हैं हम आगे। इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, ए और डी हो जाएगा। देखिए ए और डी, यानी CWG, ठीक है, भरतपुर के अंदर है आपको पता है, और AW डूंगरपुर के अंदर है। और BWHW जो है ना, ये बाड़मेर में नहीं है, ये है बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये वर्गीकरण किया था बीकानेर के अंदर, ये आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला है अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। इसमें हमें बताना है कि मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारक है कि कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होना। यानी राजस्थान में धूल भरी आंधियां बनने के लिए संवहन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
और राजस्थान में लू नामक स्थानीय हवा दोपहर व संध्या तक चलती है, आपको पता है। मई जून में सर्वाधिक चलती है लू, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ पे चलती है? गंगानगर के अंदर चलती है। ये क्वेश्चन बनता है। लगभग इसकी जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर रफ्तार होता है। मर्दा प्रदान के लिए जो है भी होता है, इसमें मर्दा प्रदान होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। मावठ जिसे होती है वह है। मावठ जिसे होती है वह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ से मावठ आती है। ये भी आपको याद रखना है। आपको पता है भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रबी की फसल के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मावठ ज्यादा किसके लिए लाभदायक होती है? तो रबी की फसल के लिए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। डी कहता है कि राजस्थान का 50% से ज्यादा भाग शुष्क व अशुष्क जलवायु का है। इसमें हमें बताना है कि कथन कौन सा हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं, कथन हो जाएगा इसका सी। ए, बी और डी। ए, बी और डी हम देखते हैं। इसमें ए सही है एक तो, ठीक है, और बी और एक हो जाएगा डी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकालीन वर्षा में प्राप्त करता है, आपको पता है। आप देख सकते हो पश्चिमी राजस्थान में शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है? होती ही नहीं है। तो ये कथन सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आपको पता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जवाब देना है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे आपको पता है कि सर्दी और गर्मी दोनों वर्षा होती है। शीतकालीन होती है और ग्रीष्मकालीन भी वर्षा होती है। और वहां बात करें तो 50% से ज्यादा क्या भाग यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु है। ये भी सही है। अगला देखिए, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जून माह के अंदर। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया अकाल से जाना जाता है, कब घटित हुआ था? तो ये 1999 1900 ईस्वी के अंदर जो है राजस्थान लोगों में छपनिया अकाल पड़ा था। ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है मानसून वर्षा। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? कब आई थी? 2006 के अंदर। अगला है, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उप उष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं तो सिरोही के अंदर। कहाँ पे पाए जाते हैं? सिरोही के अंदर जो है ये वन पाए जाते हैं। राजस्थान में केवल सिरोही में ही क्या मिलते हैं? सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 0.4% ही पाई जाती है। अगला है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा की बात करें तो इसे चिंकारा। रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प रोहिड़ा है, ठीक है। हम बात करेंगे राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य पशु की। तो राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? चिंकारा, ठीक है। राज्य राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा व ऊंट, दो है, ठीक है, राज्य पशु। और राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी। राज्य पक्षी गोडावन, ठीक है। और जो रोहिड़ा है इसको 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? भारत रिपोर्ट 2019 के अनुसार तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। आपको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। सबसे कम जिला है चूरू के अंदर वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? चूरू के अंदर। और अवर्गीकृत वन क्षेत्र वाला जिला है बीकानेर। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? पहली वन नीति कब लागू की गई थी? तो फरवरी 2010 में। ये पहले शायद तक मैंने करवा भी दिया सेकंड ग्रेड में, क्या पता ईआरओ के अंदर पूछा था। पहली वन नीति फरवरी 2010 में सेम था ये, ठीक है। अगला है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ये है बीकानेर के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना है 1993 में बीकानेर में राष्ट्रीय जो है शुष्क केंद्रीय उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला है, शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है। शुष्क उद्यानिकी का जो है ये भी कहाँ पे है? बीकानेर में। ये सेम क्वेश्चन आ गया, ये अलग है, ठीक है।
अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रहते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से रहते हैं, ये रहते हैं उदयपुर और बारां, उदयपुर और बारां। 2000 भारत की वन रिपोर्ट 2021 की बात करें, भारत की वन रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो राजस्थान में दर्ज वन क्षेत्र कितने हैं, 32 लाख, कितने हैं, 32,863 वर्ग किलोमीटर पर है। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, 9.60% है। कितना, 9.7% है। देखिए, अधिकतम कुल वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर आ जाएगा, उसके बाद अलवर आ जाएगा, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद बारह आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम की बात करें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतम कुल वन क्षेत्र, ठीक है, अधिकतम कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक देखिए उदयपुर, क्या आ जाएगा, उदयपुर, उसके बाद अलवर, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रतापगढ़, उसके बाद बारह। और कम वन क्षेत्र की बात करें तो कहाँ पे है कम वन क्षेत्र, तो आ जाएगा चूरू, आपको पता है सबसे कम है। उसके बाद आ जाएगा मानगढ़, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जोधपुर, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा गंगानगर। तो ये आ जाएंगे, आपको याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है, खस घास, तो ये होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर खस घास का उत्पादन होता है। ये भी आपको याद रखना है। यह एक क्या है, सुगंधित घास है। शरबत व इत्र बनाने में भी इस खास घस घास का उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, अतिचारण है, वनोन्मूलन है और शहरीकरण नहीं होगा, इसमें अनुचित मृदा व जल प्रबंधन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा को, ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा को आग की जंगल जिसे क्या कहते हैं, हम कह देते हैं पलास, पलास या ढाक, ठीक है, यानी फुल गर्मी के अंदर भी वो क्या है, खड़ा रहता है वहां पे, इसलिए उसे कहते हैं जंगल की आग। टिश्यू बोस्टेड टीक, जंगल की आग इस नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों के अंदर यहाँ पे ये जो है पलास पाए जाते हैं। धामण, करड़ और अंजन क्या है, धामण, करड़ और अंजन क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, राजस्थान में घास की किस्में है, घास की क्या है, किस्में है, धामण, करड़ और अंजन, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर आने से पहले जैसलमेर में अधिकतम सेवन घास के मैदान थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस जिला समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है, अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, उसमें ये था, 2021 की बात करें तो इसमें देखिए वन क्षेत्र पर 9.60% था। सबसे अधिक वन क्षेत्र जिलों की बात करें तो उदयपुर, ठीक है, 2021 के अनुसार। और बात करते हैं हम अलवर, ठीक है, और बात करें तो प्रतापगढ़, ये है वन क्षेत्र वाले अधिकतम। और हम कर सकते हैं 12, ठीक है, ये तो हो गए सबसे कम ज्यादा वाले। इसके बाद बात करेंगे कम वाले कौन कौन से, कम वाले आ जाएंगे, मैंने पहले बताया था चूरू आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है, याद कर लेना मैं साथ साथ में, एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। उसके बाद जोधपुर को कर लेना, तो ये तीन तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। और प्रतिशत की बात करें, अगर आपसे पूछ ले प्रतिशत में, तो ये भी हम चर्चा कर लेते हैं प्रतिशत के अंदर। प्रतिशत के अंदर बात करें तो वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र क्या होता है, क्या सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा की बात करें उदयपुर, ठीक है, ये सेम हो जाएंगे। उसके बाद प्रतापगढ़, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सिरोही की, इसकी सिरोही की, ये आ जाएंगे प्रतिशत के अंदर सर्वाधिक, ठीक है। और न्यूनतम की बात करेंगे प्रतिशत के अंदर जोधपुर, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे चूरू, इसके बाद आ जाएंगे जैसलमेर, ये आ जाएंगे सर्वाधिक प्रतिशत के अंदर, कम प्रतिशत के अंदर, ठीक है।
तो इसका आंसर था 2008 के अंदर पूछा गया था, तो 12 उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और 2021 की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रट्टाफिकेशन इनका कर लेना। इसलिए मैं साथ में क्वेश्चन लेकर आया हूं और साथ में नया जो आंकड़ा आपको बताता जा रहा है। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला में होता है? खस घास का। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। 2008 में देखो किस प्रकार पूछा गया, पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। ये रहा, कहाँ पे है, ये देखो खस घास का उत्पादन होता है, ये ऑप्शन है, लेकिन इसने यहाँ पे 2012 में पूछा था। उसके बाद बात करें 2008 में, बाद में पहले 2008 में पूछा गया था, फिर 2022 में इसको रिपीट किया गया सेम। तो मैंने बता दिया आपको कौन सा हो जाएगा, वो कहाँ गया, ये क्वेश्चन है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले सेवण घास, सेवण घास की हम बात करें, सेवण घास कहाँ पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये सेवण घास जैसलमेर के अंदर। एक पाई जाती है बूर घास, ये भी पूछा जा सकता है। बूर घास सर्वाधिक पाई जाती है बीकानेर के अंदर। यहाँ पे बीकानेर के अंदर बूर घास पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले ओलेबरी घास, ये भी पूछा जाता है ओलेबरी घास। ओलेबरी घास पाई जाती है अपने जोधपुर के अंदर। वहाँ पे जोधपुर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि उदयपुर राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ये देखो फिर आ गया, तो ये पलाश को कहते हैं, जिसका नाम क्या था अंग्रेजी में? ब्यूटो ब्यूटियो मोनोस्पर्मा था। क्या था? ब्यूटियो मोनोस्पर्मा इसका जो है वैज्ञानिक नाम था। जंगल की पलाश इसे कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मुख्यतः ये राजसमंद में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? राजसमंद में, यानी ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र आ जाता है वहां पे पाए जाते हैं। राजस्थान की किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? सागवान सागवान के वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण के अंदर, दक्षिणी के अंदर सागवान के वन पाए जाते हैं, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वाधिक की बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर है सागवान। यहाँ पे सागवान सर्वाधिक की बात करेंगे तो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है, यानी जो कुल वन है उसका 7% भाग पाया जाता है। ठीक है, और ये एग्जाम में आपको थोड़ा याद रखना है। अगला देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल्स, तो ये मिलती है पश्चिमी के अंदर। पश्चिमी रेतीली मिट्टी होती है, उसको कहते हैं एंटीसोल समूह की मिट्टी कहते हैं, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, सेम किस स्थिति में संबंधित है? तो यह है पारिस्थितिक में परिवर्तन। क्या है? पारिस्थितिक में परिवर्तन, सेम स्थिति है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय व क्षारीय बन जाती है? अम्लीय व क्षारीय बन जाती है। ठीक है, ऊपर सतह से नीचे की ओर रिसाव गलत है। नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव, ये क्या होता है? अम्लीय क्षारीय और जो है मिट्टियां बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से विशेषता किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले किले की नहीं, जिला है के निकट अरावली पहाड़ियों से। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो कौन सी हो जाएगी? बनास नदी, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है इस उद्गम। ठीक है, और राजस्थान में लगभग 332 किलोमीटर बहती है। इस नदी के ऊपर गांधी सागर, राणा जो है प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बने हुए हैं बनास नदी के ऊपर ही। ठीक है, ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। कौन से? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। उसके बाद बात करें माही नदी पर, तो माही नदी पर 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, और चंबल बनास की बात करें तो इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। ठीक है, चंबल नदी का होता है मध्य प्रदेश से, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? अपवाह क्षेत्र सबसे न्यूनतम है, इसमें हमें बताना है। साबरमती, माही, पश्चिमी बनास, वाक्कल का। किसका है? वाक्कल का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे इसने पूछा न्यूनतम है, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बनास का। सबसे राजस्थान में बनास नदी का सबसे ज्यादा क्या है? जल निकासी क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। और कितने जो है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी हो जाएगी? माही नदी। उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से, कच्छ के रण में गिर जाती है गुजरात के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें पार्वती नदी का, तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छावर गांव कलोरी जो करौली जोधपुर के पास गंभीरी नदी में विलीन हो जाती है। जवाई नदी की बात करें तो अरावली पहाड़ियां उदयपुर
और संगम इसका खारी नदी जो लूनी नदी से मिलती है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है ये, लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो और बनवाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली। ठीक है, बनवाली। ये कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। वहां पे है हरियाणा के अंदर। इसने पूछा है कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हरियाणा वाला बनवाली। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है खारी नदी। तो ये है बंगाल की खाड़ी का। इसका बंगाल की खाड़ी का। और खारी नदी राजस्थान में बहने वाली बनास की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है खारी नदी का? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इनकी अन्य साड़ियों की बात करें, खारी नदी भेड़ेस, कोठारी, बांसी और हुरेल। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो गागरोन झालावाड़ के अंदर इसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मीठे शाह की दरगाह भी गागरोन दुर्ग के अंदर है। ये भी याद रखना है। इसमें दो साके हुए थे, तो एक तो 1423 के अंदर, एक हुआ था 1444 के अंदर। अगला देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ तक आती है? तो बालोतरा, बाड़मेर तक जो है इसकी जो है बाढ़ आती है। अगला देखिए, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा। कौन सा हो जाएगा? बालोतरा। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पानी पहुंच जाता था? तो कहाँ तक है पानी पहुंच जाता था? फोर्ट आबास। ठीक है, यहाँ तक इसका पानी पहुंच जाता था। अब घग्गर नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है कालका पहाड़ी से। कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश का इसका जो है उद्गम होता है। भाव क्षेत्र की बात करें तो गंगानगर आ जाएगा अपना पहला, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और इसका अन्य नाम सरस्वती, दृश्यवती नदी, मृत नदी, नट नदी कहते हैं। और बाढ़ के समय इसका पानी फोर्ट आवास तक चला जाता है। और जो हनुमानगढ़ में इसके भाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करवाती है? तो चंबल। कौन सी? चंबल नदी। इसका उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, और इसका संगम होता है यमुना में। वहां पे होता है इटावा, उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना में मिल जाती है। लंबाई इसकी बात करें तो राजस्थान में है 322 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रवेश कहाँ से करती है? चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से। जब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से। ठीक है, और बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये पूछा जाता है कि चंबल की सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी। ठीक है, इस पे सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, 18 मीटर है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर और बाद में पूर्व की ओर मुड़ने वाली नदी चंबल नदी है। ठीक है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वरूप सागर झील। जो एनएलसीपी है ना, जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, इस योजना के तहत क्या है? सरकार का तो है 70%, इसमें राजस्थान का 30% क्या है? हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें 5 झीलें शामिल की गई थी। इसमें अपने आ जाएगी फतेह सागर झील, नक्की झील, अन्ना सागर झील, पुष्कर सरोवर, एक आ जाएगा पिछोला झील। तो ये 5 झीलें इसमें शामिल की गई थी। ये आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा जून 2021 से संचालित राशि है इसमें। ठीक है, ये 2021। अगला देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में पहली रामसर आदर भूमि किसे शामिल किया गया था, तो केवला देव जो है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, 1982 में बनी थी। 1982 के अंदर बनी थी। और दूसरी रामसर सांबर झील के अंदर कब बनी थी? 1990 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर में स्थित है। राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है, ये राजसमंद के अंदर है। ये कथन गलत हो जाएगा। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है, ये भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
सही नहीं है। ठीक है, तो 2010 में एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या माना गया था? डी इसका आंसर माना गया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र क्या कहाँ पे है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है डुमाड़ा अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? डुमाड़ा अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यानी ICAR। ठीक है, 22 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना होती है। 22 अप्रैल 2000 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? डुमाड़ा अजमेर के अंदर है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र क्या है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अनुसंधान केंद्र ये है बींचवाल। बींचवाल बीकानेर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले खेर व खजूर अनुसंधान कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता। इसे कहते हैं चिमाता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। धनिया, घोड़ा, सरसों, भेड़, इसमें हमें मिलान करना है। देखिए, धनिया उत्तर में जो आरपीएस ने बोला है वही उसका मैं आंसर दूंगा आपको। धनिया की बात करें तो अजमेर के अंदर है। ठीक है, धनिया अजमेर। घोड़ा की बात करें तो घोड़ा बीकानेर के अंदर है शोध संस्थान। धनिया शोध केंद्र अजमेर में, और धनिया शोध केंद्र अजमेर में, घोड़ा शोध केंद्र बीकानेर में है। सरसों आपको पता है सेवर भरतपुर के अंदर है, और भेड़ कहाँ पे है? टोंक के अंदर, बीकानगर टोंक के अंदर है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, देखिए एक, और उसके बाद घोड़ा का 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तिल, मूंगफली, अरंडी, सरसों, इसमें कौन सा बाहर होगा? ठीक है, तो अरंडी ये इसमें क्या होगा? बाहर होगा। तिल, मूंगफली और सरसों खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अरंडी पेट रेजिन औद्योगिक उपयोग में काम किया जाता है, इसलिए दिया इसने। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? इसबगोल जालोर पैदा करता है। ये नगदी फसल है। राजस्थान में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखना है। और भारत विश्व में भी इसका क्या प्रथम स्थान है। और उत्पादक जिले कौन कौन से इसबगोल के? बाड़मेर और नागौर और जालोर, 3 है। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। नागौर की मेथी प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और सोजत पाली की मेहंदी है, वो कहाँ पे है? सोजत पाली की मेहंदी है, इसे GI टैग प्राप्त मिला है। सोजत की जो मेहंदी है पाली के अंदर है, ये सोजत की मेहंदी को GI टैग भी मिला है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और चैती गुलाब की खेती राजसमंद के अंदर होती है। मेथी व धनिया उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? जो मकई, चना, बाजरा का, आपको पता है बाजरा का है। यहाँ से सीधा जो है पता चल जाता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होती है? सर्वाधिक गेहूं पैदा होती है तो श्री गंगानगर जिले को, जिसे राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। और राजस्थान का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है, ये आपको याद रखना है। अब सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये याद रखना है। सेकंड स्थान है, ये पूछा गया था। आप नाना क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक ले जाना, उसमें पीछे दिया हुआ है, स्पेशल यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जिला दिया हुआ प्रमुख उद्योग है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है दोबारा से। अगर आपको 3 यहाँ से मिल जाती है तो चौथा आप अपने आप से कर लेते हो। देखिए, इसमें बात करें सफेद सीमेंट की, बात करें सफेद सीमेंट, ये है नागौर के अंदर। गोटन नागौर का प्रसिद्ध, आपको पता है सफेद सीमेंट कहाँ पे है? गोटन नागौर का। उसके बाद बात करेंगे रसायन की, बात करेंगे रसायन। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, आपको पता है। और बात करेंगे शीशा जस्ता उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और रसायन कोटा के अंदर। ये इसमें मिलान हो जाएगा। हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? ठीक है, 2021 में पूछा गया था ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ये बात करें तो ये अजमेर और चित्तौड़गढ़ और बीकानेर के अंदर। पूरे की बात करें तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, आगे पूछा जा सकता है। पंचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? आरएस 2018 में पूछा गया था। ये है HPCL व राजस्थान सरकार का। HPCL व राजस्थान सरकार का है। इसमें जो है राजस्थान सरकार और HPCL का कितना भागीदारी है, यानी HPCL की जो है 76% भागीदारी और राजस्थान की है 26% इसमें भागीदारी। ये पंचपदरा बाड़मेर में है ऑयल रिफाइनरी के लिए, ठीक है। और इसकी घोषणा हुई थी 16 जनवरी 2018 को। देखो ये करंट के एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? राजस्थान में कितने जिला? तो 36 उद्योग 2016 में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक केमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है, ठीक है। क्या है? कोटा में। केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान सांबर जयपुर में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही के अंदर। तो इसमें पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो सी इसमें आंसर हो जाएगा, सत्य कथन है, ठीक है। जो केंद्रीय सड़क शोध संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है ये आपको याद रखना है। एक तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय जो नमक समुद्री स्थान है ये है भावनगर, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक जो शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर, यानी कथन इसका सी सही है। इसने राजस्थान के संदर्भ में पूछा था। सुमेलित कीजिए उद्योग दिए और स्थान दिए गए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्पेस सीमेंट और उर्वरक और विद्युत मीटर। तो इसमें हमें बताना है। देखिए स्पेस सीमेंट मैंने आपको बताया था गोटन के अंदर है, नागौर के अंदर। और बात करें, इसने पूछा है तो इसमें देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें तो ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और बात करें तो ये आ गया स्मेथ सीमेंट गोटन के अंदर। और उर्वरक है गड़ेपान के अंदर। विद्युत मोटर बनाए जाते हैं जयपुर के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स उद्योग कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स कहाँ स्थित है? तो ये है डीडवाना नागौर के अंदर। कहाँ पे है? डीडवाना नागौर के अंदर स्थित है। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए आरएस 2012 में पार्क और जिले। स्टोन पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क, जापानी पार्क। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था। स्टोन पार्क है धौलपुर और करौली के अंदर। स्टोन पार्क कहाँ पे है? धौलपुर और करौली के अंदर है स्टोन पार्क। उसके बाद बायोटेक जो है टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? सीतापुरा जयपुर के अंदर है। सूचना तकनीकी की बात करें तो ये है जोधपुर कोटा उदयपुर के अंदर। जापानी पार्क है निमराना अलवर के अंदर। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए थे। कहाँ पे किए थे? देखिए, ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करे, खाद्य भंडार की सुविधा की वृद्धि करे, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दे। ये था कि खाद्य भंडार की सुविधाओं की वृद्धि करे, इसके लिए रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए थे। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई थी, मदद कौन करता है इसकी? आरएस 2007 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल और प्रबंधनीय सेवाएं प्रदान करने में उपयुक्त सभी जो है इसकी मदद करता है। ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कब स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको पता है चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़।
अगला देखिए, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। परवन सिंचाई परियोजना ये करती है अपने झालावाड़, बारां और कोटा जिला को करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम चर्चा करेंगे कल अगले पार्ट की, क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने जो है 85% दिए। कल इतने ही क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, यानी जितने भी आरएस के अंदर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आए थे, हम आपको सारे के सारे तथ्य सहित और आगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके इसलिए हम आपको अपलोड करते जा रहे हैं। और जो टेस्ट सीरीज हमने दी है उसमें भी आपको ये सारे सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे टेस्ट सीरीज करने के लिए स्पेशल। यूट्यूब पर क्लास मिलेगी और टेस्ट सीरीज करने के लिए वहाँ पे आपको स्पेशल दी गई है। मात्र 100 रुपये में आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी और सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है बेल आइकन जरूर बना आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहुंच जाएगी। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण